हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं फिज़िक्स में तो कई बार बहुत दुविधाएं रहती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको बीच में भी बात कर लूँगा उस पॉइंट पे। लेकिन जो मुश्किलें ये होती है कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो बेसिकली एक मैथ्स स्टूडेंट की तरह इंटीग्रेशन पढ़ते हो। आप मेरे इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, कैसे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, ठीक है? कब हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है, कब नहीं करना है। तो मतलब सिर्फ़ 3 बातें हैं, 3 पॉइंट्स हैं, उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी फिज़िक्स में इंटीग्रेशन अप्लाई करने की ज़रूरत होगी, इंटीग्रेशन की ज़रूरत महसूस होगी आपको किसी प्रॉब्लम या किसी डेरिवेशन में, ठीक है? तो सबसे पहली बात वो बहुत गलत अप्रोच है कि आप इंटीग्रेशन सीखते हैं सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन। भाई वो मैथ्स में करेंगे। मैं हैरान होता हूँ कि 11th के स्टूडेंट बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन के नाम पे। भाई वो सब क्लास 12th के मैथमेटिक्स में है। ऐसा करने से आप इंटरेस्ट लूज़ कर लेते हो आप इंटीग्रेशन को जो फिज़िक्स में यूज़ करने वाली चीज़ होती है, ठीक है? तो चलिए पॉइंट पे आते हैं और फटाफट हम लोग बात करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि भई इंटीग्रेशन कब आएगा? ठीक है? इंटीग्रेशन कब आएगा? इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा? ये कब हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो इसको मैं ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी फिज़िक्स का फ़ॉर्मूला मिलता है जो इस पैटर्न पे हो जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम की बात अगर करें तो फोर्स इनटू टाइम ऐसा लिखते हैं। तो जब भी जैसे हमें फ्लक्स लिखना हो तो ई डॉट एस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो इन सभी में क्या होगा आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी। अगर हम वर्क डन लिखना चाहते हैं तो एफ डॉट एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह के जब भी फॉर्मूले होंगे तो इस तरह के बोलने का क्या मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला जहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी। ठीक है? देखो मैं इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उसको अप्रोच को समझ जाएँ। किसी किताबी ज्ञान पे जाने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच क्योंकि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? व्हाट इज़ मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स? क्या है? ये है क्या बेसिक? ये एक लैंग्वेज है जिसको ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है जी? तो इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे फॉर्मूले जब 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसको ग्राफ के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो मैं हमेशा ही इसको 2 लाइन पे दिखा सकता हूँ। 2 लाइन पे दिखा सकता हूँ, ठीक है? एक को x पे लिख दिया, दूसरे को y पे लिख दिया जी। अब ज़रा आप सोचो कि भई ये फ़ॉर्मूला तभी मान लो इधर वेलोसिटी है, ये टाइम है। या फिर मान लो इधर फोर्स है, ये टाइम है। तो अब मैं इन फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी कर पाऊँगा जब ये स्ट्रेट हो, इज़न्ट इट? मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अभी के बुद्धि के हिसाब से। बिना इंटीग्रेशन को पिक्चर में लाए यही तो कर सकते हैं। तो ये हमें ख़्याल रखना है कि जब भी फ़ॉर्मूला आता है, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन आना है कि नहीं आना है, ठीक है? तो सबसे पहला मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं कह दूँ कि भई वेलोसिटी जो है ये 4t स्क्वायर है और आपको टाइम दिया है 0 टू 5 सेकंड्स। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात को गौर से समझना। डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे दिया वही इसका दूसरा भाई एक क्वेश्चन है जहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0 to 5, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो करना यहाँ पे भी है वेलोसिटी इंटू टाइम ही होना है। बट हमारे पास जो अभी वेलोसिटी वाइज साहब है इट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। इनफैक्ट दिस v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। दिस v इज द फंक्शन ऑफ टाइम जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जो क्या हो रहा है सर? टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ तक बातें समझ आ रही? तो अब यहाँ पे अगर मैं सीधे तौर पे 4t² इंटू 5 करने की कोशिश करूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। यहाँ t की वैल्यू क्या रखेंगे? एवरेज ले नहीं सकते, आखिरी यूज़ नहीं कर सकते, शुरू वाला यूज़ नहीं कर सकते, मीन यूज़ कर नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और हम मुश्किल में आ जाएंगे। वही अगर यहाँ पे देखो तो किसी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे 4 इंटू
टाइम 5 कर ले तो 20 मीटर वुड बी द आंसर। तो देखो कब इंटीग्रेशन आना है पता लग रहा है। तो जितने भी केसेस है जहाँ पे भी इंटीग्रेशन आना है, उसके रूट पे जाओगे आपको यही प्रॉब्लम दिख रही होगी, जिसके वजह से हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन का उपयोग करना होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि आपको ये जो पता लगा कि इंटीग्रेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट समझ आ गया कब आएगा। जब हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला when we are not able to apply formula directly due to presence of some variable quantities। ठीक है, और स्पेशली कब जब पैटर्न जो है, पैटर्न ऑफ फॉर्मूला वो कुछ ए इंटू बी जैसा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? वो ए इंटू बी जैसा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एट द एंड ऐसी चीज दिख रही होगी। क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के तरीके से इंटीग्रेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिजिक्स में कैसे यूज करना है उस हिसाब से देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ तक बातें समझ आ रही है। तो पहला तो हो गया भाई, हमें पता लग गया कि कैसे करना है। सेकंड जो स्टेप होगा सर, जो दूसरी बात याद रखनी है कि अब हम फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं ये पता करना है। तो जैसे यहीं पे देखो कि v इक्वल्स टू 4t² था और टाइम हमारा 0 to 5 सेकेंड्स था। 0 to 5 सेकेंड्स था। यहाँ तक बातें समझ आ रही है सर? तो यहाँ पे अब बेटे जी हम यूज नहीं कर पा रहे फॉर्मूला। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम v इंटू टी करेंगे, अब इसमें इन्होंने क्या बताया, वेरिएबल क्वांटिटी, तो ये वेरिएबल है, इसलिए हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पा रहा है। अब क्या सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूं? तो मन में सोचो ऐसा कि अच्छा फॉर्मूला वेरिएबल टाइम की वजह से है ना, टाइम चेंज हो रहा है इसलिए वी चेंज हो रहा है। तो मैं अगर टाइम में चेंज को बहुत छोटा ले लूं तो क्या मैं उस छोटे टाइम के लिए वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। तो अब देखो ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम पे ग्राफ खींचने की जरूरत है, मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ एक रफ आइडिया बनाऊं कि भाई कुछ इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि t² 4t² तो कुछ ऐसा बनना चाहिए सर। यहाँ तो बातें समझ आ रही है? तो अब अगर देखेंगे, अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो अलग अलग टाइम, अब यही है हमारा 0 to 5 सेकेंड, यही मान लो 5 सेकेंड है सर, ये 0 है। तो 0 to 5 सेकेंड में हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और हमारे पास है क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। तो मैं अगर ये कहूं कि यार सारा पंगा इसकी वजह से है, इसको अगर मैं कैसे भी दबोच दूं, कांस्टेंट करने की कोशिश करूं तो काम बन जाएगा, बनेगा। तो मैं कहता हूं, या रूल ये कहता है कि आपको किसी बीच वाले पॉइंट पे जाना है, एक्सट्रीम के अलावा। तो जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, देखो यहाँ तो बातें समझ आ रही है, जो एक वेरिएबल था उसके साथ जो एक फिक्स चेंज वाली चीज़ है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चले गए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी ये बिल्कुल क्लियर है, इट वुड बी 4t²। अब मैं टी टाइम पे अगर वेलोसिटी कहूं, इट इज वेल डिफाइंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ समवन आस्क यू कि भाई आपके पास टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, तुम कहोगे 4t²। मैं कहूँगा यार 4t² है तो छोटा सा टाइम इंटरवल ले लें क्या इसमें, छोटा सा टाइम इंटरवल यहाँ पे ले लें। ठीक है, ये टाइम t है और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बड़ा छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया dt, एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वी कैन एज्यूम इट एज अ कांस्टेंट। बस सिंपल सी कहानी है, वी कैन एज्यूम इट एज अ कांस्टेंट, इतनी सी कहानी है। तो अब इस छोटे से के लिए कैसे एलिमेंट लेना है पता लगा। अब हम टी पे इसमें एलिमेंट नहीं लेने जा रहे थे, हमने कहाँ एलिमेंट लिया पता लगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अब अगर आपने ऐसा कर लिया, तो इस छोटे से टाइम के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो वो छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ कांस्टेंट फॉर दिस स्मॉल वेरिएशन इन टाइम विच इज डी टी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4t² इंटू डी टी।
कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ तक बातें समझ आ रही? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। लिख सकते हैं ऐसा। अब अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया कि इस छोटे से टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया हमें, लेकिन इससे काम तो चलेगा नहीं। हमें तो 0 to 5 चाहिए, तो वो इंटीग्रेशन आता है। वही क्या आता है? वो इंटीग्रेशन आता है। मेरी बात समझ रहे सर? वो इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल एस के लिए इसी को इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया था कि कैसे इंटीग्रेट करना है, एलिमेंट लेकर के कैसे फॉर्मूला लिखना है। थर्ड पॉइंट लिमिट वाला है, कैसे लिमिट यूज करना है। ठीक है, जब इनडेफिनिट होगा तो लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेफिनेट मिलेगा। तो जैसे यहीं पे है, तो अब यहीं पे देखोगे लिमिट कैसे। तो आपने इस छोटे से टाइम dt के लिए लिखा, हमें 0 to 5 के लिए चाहिए। वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to 5। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 0 to 5 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? s 4t²। मैं अभी बेसिक इंटीग्रेशन भी समझा दूंगा और कुछ अलग अलग एग्जाम्पल भी समझा दूंगा, चाहे वो मास निकालना हो, चार्ज निकालना हो, जो कुछ भी हो। अब इसको क्या करेंगे? 0 to 5। मेरा कहने का ये नहीं कि कुछ टफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करने पड़ेंगे, करने होंगे रेयरली कभी, लेकिन पहले हम बेसिक्स तो समझ लें, जिससे 99.9% चीजें होनी है। हम 0.1 चीजों को पकड़ने के लिए कि कभी एक ऐसा क्वेश्चन किसी मैथ्स वाले ने बना दिया फिजिक्स में, जब बहुत टफ फिजिक्स आज मैथ्स आएगा तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे? जान दे देंगे। भाई पहले बेसिक्स तो समझेंगे कि हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो यहां तक बातें समझ आ रही है? तो देखो, इसको इंटीग्रेट किया तो कैसे लिखना था, यहां तक समझ आ। और जितने भी केसेस आते हैं मोरलेस सिचुएशन यही होगा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये था। एक बेसिक आइडिया यहां से डेवलप हुआ। अब देखो बेसिक इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एल्जेब्रिक फॉर्म मिलता है, और मैं वहीं से बिना किसी ऑफिशियल रूल के कि भी ऐसा बाय पार्ट्स बाय ये बेसिक, अब सीधे सीधे शुरू करो कि भाई अगर हमारे पास कुछ भी आता है ax पावर n प्लस bx पावर m, ऐसा कुछ, प्लस c dx a to b, ऐसा। तो जब भी हमारे पास देखना, जब भी हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखना है कि भाई x पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा, इनडेफिनिट अगर है, कोई लिमिट नहीं है, तो x पावर n प्लस 1। अब इसके डेरिवेशन पे मत चले जाइएगा, मैथ्स में मौका मिलेगा आपको सब करने का। ठीक है, अब इनडेफिनिट है तो हमें कांस्टेंट एक यूज करना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका भी मतलब है कि भाई अगर हमें लिमिट नहीं दिया हो तो इनिशियल वैल्यू उसकी तो कुछ भी हो सकती है। तो इनिशियल वैल्यू के हिसाब से सी डिप चेंज होगा, इसलिए ये कंडीशनल होगा। पता होना चाहिए कि टी जीरो पे क्या कहानी थी, तब हम सी लिख सकते। तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगर हम इसी में लिमिट की बात करेंगे सर, तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पे लिमिट लगा होगा कि a टू b जाना है आपको, x पावर n dx। आपको क्या करना है? a टू b जाना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना पड़ेगा बॉस? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जैसा करते तो वो वैसा ही रहेगा। बस लिमिट को यहाँ पे लिख दीजिए, और जो वेरिएबल टर्म है उस पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। देखो 1/n+1 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट पुट करो, तो b पावर n+1 माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट, देन द पावर। दिस इज योर आंसर। कोई पंगा ही नहीं, कोई भी पंगा नहीं है। तो आपको एक तो ये मिलता है सर, फ्रिक्वेंटली आपको ये मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रिक्वेंटली। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यही जब ऐसा है तो जो साइन लगा हुआ उसके हिसाब से कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ax पावर n+1 अपॉन n+1 फ्रॉम a टू b प्लस bx पावर m+1 अपॉन m+1 लिख सकते हो a टू b। और अकेला यहाँ पे c इज अ कांस्टेंट, तो c, अब देखो कुछ भी नहीं, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा फ्रॉम a टू b। ऐसा जब भी अलजेब्रिक सा हो, बेसिक जैसा मिलेगा, वो इस तरह से लिखना है तुम्हें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक मत याद रखो, लॉग वाले मत याद रखो, बिल्कुल रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास क्या होगा? साइन थीटा डी थीटा आएगा, θ1 to θ2। तो अब अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? θ1 से θ2 इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं रखा होता तो हम क्या करते? प्लस सी लगाते एक,
ठीक है जी, यहाँ तक बातें समझ आ रही है। सिमिलरली अगर कॉस थीटा डी थीटा हो, इसको इंटीग्रेट करना हो थीटा 1 टू थीटा 2, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। एक 1/x का जरूर ध्यान में रखिए, dx अगर हो तो इसको हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में? log x फ्रॉम a टू b। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? b/a। क्यों लिखा? देखो, तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से फिर ये आ जाएगा। अब 80% चीजें इतने से फॉर्मूले से हो जानी। 80% चीजें इतने से फॉर्मूले, एक और क्लास लगा करके उसमें फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कुछ चीजें यूज करनी होती है, वो सभी मैं बता दूंगा। बट ये बिल्कुल बेसिक पार्ट जो था कि हाउ टू यूज इंटीग्रेशन, वो मैंने बताया कैसे एलिमेंट लेना है। अब 2-3 डिफरेंट एग्जाम्पल देता हूं आपको जहां से एलिमेंट लेना आप समझ जाएंगे। मान लो एक रॉड दे दिया मैंने आपको, ठीक है जी। अब इस रॉड पे मास है। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, और लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है, जो लेंथ ऑफ द रॉड है इट इज एल, और जो मास पर यूनिट लेंथ है इट इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आपसे कह रहा है फाइंड द मास ऑफ दिस रॉड। ये क्या हो गया? दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ रही? अब हम नहीं यूज कर सकते डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि मास को हम लैम्डा इनटू लेंथ लिखे, लेकिन यहां लैम्डा तो वेरिएबल है। पता लग गया कि इंटीग्रेशन तुरंत तुरंत पता लगा कि इंटीग्रेशन यूज होना है। इंटीग्रेशन यूज होना है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पे लैम्डा लिखा होता 4 kg पर मीटर, काम बड़ा आसान होता, 4 इंटू लेंथ करते मास आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो हमें इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज आएगी लिमिट यूज करना। देखो वेरिएबल कौन सा चीज है, तो ये है, तो इसका जो साथ में भाई आ रहा होगा उसको मैं छोटा कर दूं तो ये उसके लिए कांस्टेंट जैसा दिखने लग जाएगा। बस यही एक आर्ट हमें डेवलप करके यूज कर लेना है। तो अगर मैं यहां से जाऊं एक्स पे चला जाऊं और dx एक एलिमेंट यूज करूं, तो हमें क्या पता लगाया कि अच्छा इस छोटे से dx के लिए वी हैव वेल डिफाइंड मास पर यूनिट लेंथ। तो इस छोटे से मास के लिए, अगर लेंथ के लिए हमें मास निकालना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीधे सीधे लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स कर लें। बट दिस इज द मास फॉर दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट। अब टोटल मास के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट इट, लिख दिया। अब हमें लिमिट पता होगा यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जाना है तो क्या करेंगे? 0 टू एल इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ आई? अब काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें देखो लैम्डा नॉट कांस्टेंट हो गया एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स में पावर 1 है, पावर 1 ऐसा कर लोगे आप फ्रॉम 0 टू एल। अब देखो ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 बाहर चलाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो देखो कैसे लिमिट लिया हमने, समझ आया? कैसे एलिमेंट लिया, समझ आया? कैसे पता किया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगना है, समझ आ गया? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? तो कहीं पे भी अब जैसे मान लो कि भी साइन कॉस्ट लगना होगा, तो जैसे यहाँ पे लग सकता है जी कि भी अगर मान लो कि भी वेलोसिटी दी हुई है कुछ ए वी नॉट साइन ओमेगा टी, वे टी इज द वेरिएबल। टी क्या है वहां पे? वेरिएबल है। तो अब अगर टी वेरिएबल, अब आपसे कह रहा है कि 0 टू टी नॉट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, कोई पंगा नहीं है। तुम क्या कहोगे? वेरिएबल है सर, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे? फिर से स्मॉल टाइम, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी कर लेंगे। बात समझ आई? तो हमेशा क्या करते हैं कि भी जो एक वेरिएबल चीज होती है, जैसे फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू टी नॉट। तो कैसे इंटीग्रेशन लिख रहे हैं पता चला? तो देखो ये एक तरीका है कि कैसे एलिमेंट्स लेना है। अगर आप इसी पैटर्न पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो काम बन जाएगा। एक मैंने वीडियो डाला हुआ था, इसमें इसमें है कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, या है शायद, आप एक बार चेक करिएगा। अभी तक आईआईटी जेई में कितनी दफ़ा कितने क्वेश्चन में कैसा इंटीग्रेशन यूज हुआ है, वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एडवांस की बात करें, मेन की बात नहीं करें, तो वो एक्सट्रीम हायर लिमिट होगा कि भी उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कुछ भी जैसे मास हो,
जैसे मान लो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी देख लेते हैं। मान लो वॉल्यूम पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, रेडियस इज आर, ये एक स्फीयर है, एंड डेंसिटी इज rho naught r square. It means it depends on the distance from the center. It means we cannot use this simply v into density, ये नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटे से r डिस्टेंस पे जाकर के स्मॉल थिकनेस एज्यूम कर लेंगे। मेरी बात समझ आई? एक स्मॉल थिकनेस इसलिए लिखा कि एक बहुत थिन शेल के लिए हमारा जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म दिखने लग जाएगा। एक थिन शेल के लिए हमें यूनिफॉर्म दिखने लग जाएगा। वाई? बिकॉज ये आर पे डिपेंड कर रहा था और आर में हमने चेंज बहुत कम डी आर ले लिया। अब आपको यही दिखना चाहिए जो आपने एलिमेंट लिया, और उसके लिए आप धूमधाम से फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा सर? 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल और द थिन शेल। लिख सकते हो। अब आपने ऐसा लिख दिया तो अब देखो मास जो उस डी एम का होगा, डी वी का होगा, वो कितना होगा? दैट स्मॉल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो कि यूनिफॉर्म माना जाएगा उस पर्टिकुलर शेल के लिए। अब टोटल मास के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। लिमिट क्या लिखेंगे? 0 टू आर। बस, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ से आप देख लो कि 4 पाई कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है, आर पावर 4। अब जब इंटीग्रेट होगा तो आर पावर 5/5 0 टू आर। तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। और आपको देखो जो भी चीज़ें मिलनी हैं यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली ढंग से मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है बॉस। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि भाई ठीक है, हमें आपको ये ढंग से पढ़ा देना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ खरीद लेना है, कुछ बेच देना है, कुछ कोड लगा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी मिलने है आपको तसल्ली से, सुविधा अनुसार ढंग से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।